Hello student, this is Purushottam Vishwakarma, your SST teacher, and today we'll discuss a pre-board sample question paper. तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक प्री बोर्ड सैम्पल पेपर जिसमें मैंने जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग मैप वर्क डिस्कस किया है. सो लेट्स बिगिन. ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने सही सही किए. द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस हैं. सेक्शन ए जो 16 मार्क का होगा, 1 to 16 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच. सेक्शन बी में आएंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे. सेक्शन सी में आएंगे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा 1 मार्क ईच होंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस. और उसके बाद फिर सेक्शन डी होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और फिर सेक्शन ई मैप बेस्ड क्वेश्चंस. तो हम शॉर्ट और लॉन्ग को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का फीचर नहीं है. दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड इजिली. These resources are formed through very short period. Fossil fuels burn readily and get exhausted with their single use. Minerals, metals, and fossil fuels are its examples. Correct answer. These resources are formed through very short period. That is wrong. बहुत लंबा प्रोसेस है ये. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फॉर्म होने में. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये जो टेबल आपके सामने दिख रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है. सॉयल दिया हुआ है, सॉयल टेक्सचर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्रॉप दिया हुआ है. ब्लैक सॉयल, फाइन क्लेई मटेरियल. एरिया आपको बताना कौन से एरिया में ब्लैक सॉयल पाई जाती है. स्टेट नहीं बताना, एरिया बताना है. क्रॉप कौन सी मेन क्रॉप है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं. एरिया हो गया डेक्कन, डेक्कन ट्रैप, इसका एरिया हो गया. और साथ में क्रॉप की बात करें तो कॉटन. कौन सी क्रॉप, कॉटन क्रॉप हो जाएगी. अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस. अब यहाँ पे कुछ इंसिडेंट दिए हुए हैं 4, उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो आपको ईयर्स पता होने चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, ये हुआ है 1915 में. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में रिटर्न होते हैं. नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो 1921 में. जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को. रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट भी 1919 में पास होता है. अब इन दोनों में पहले क्या हुआ, क्या डिसाइड किया महात्मा गांधी ने कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे 6 अप्रैल को, यानी ये पहले हुआ और 13 अप्रैल की घटना बाद में हुई. अब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा. अब इस सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 1915, इसको हमने 1 मार्क कर लिया. उसके बाद फिर आएंगे रॉलेट एक्ट जो उसके तुरंत बाद होता है 1919 में. पहले क्या हुआ, रॉलेट, ये 2 हो गया. और फिर जलियांवाला बाग होगा 3 हो गया. और उसका नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ये 4 हो गया. अब आएंगे हम सीक्वेंस हमारा क्या 1 4 3 2, इसमें खोज लेंगे हमारा सही ऑप्शन क्या है 1 4 3 2. पहला ही ऑप्शन है 1 4 3 2. इन गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स. कौन से साल, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए वो सत्याग्रह करते हैं 1918 में अहमदाबाद जाकर के. गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स हैं उनके लिए सत्याग्रह 1917 में. दोनों में से आपको कोई एक करना है. इन विच सीजन रबी क्रॉप्स आर ग्रोन. रबी क्रॉप्स के लिए कौन सा सीजन है. 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, क्रॉपिंग सीजन और केवल सीजन. क्रॉपिंग सीजन अगर पूछा जाएगा तो आप रबी, खरीफ या जायद बताएंगे. और अगर सीजन पूछा गया तो आप बताएंगे विंटर या समर या रेनी सीजन. तो यहाँ पे रबी क्रॉप के बोने का जो टाइम है वो है विंटर सीजन. आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसको. इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग ट्राइबल्स और फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड बर्न इट फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. कौन सी तरह की फार्मिंग होती है वो, इसको बोलते हैं हम झूम कल्टीवेशन या फिर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. आइडेंटिफाई द टर्म. यहां टर्म आपको बतानी है कि ये कौन सी टर्म है. इट इज अ मेथड टू ट्रैप सॉलिड लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर. इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग, व्हाट इज दिस,
दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग। करेक्ट एंड रीराइट, यहां पे आपको करेक्ट करना है। इटली वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इन 1801। करेक्शन क्या होगा यहां पे, इटली की जगह पे आपको लिखना है आयरलैंड। क्या हो गया, आयरलैंड। वाई देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्यों? इसका सिंपल सा आंसर आप वाई के जगह पे क्या लिख देंगे, वाई को आप कैंसिल करेंगे और लिखेंगे पीपुल्स ओन गवर्नमेंट, पीपुल्स ओन गवर्नमेंट। बिकॉज it is people's own government, that is why there is overwhelming support for the idea of democracy all over the world. Next question पे आएंगे, which idea has successfully eliminated by democracy, कौन सा आइडिया सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया गया है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो हमारा आंसर यहां क्या होने वाला है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 3 स्टेटमेंट आपके लिए दिए हुए हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या कितने सही हैं। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, बिल्कुल सही है। इट एंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी कोई गारंटी नहीं देता ये। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यस, यानी 2 सही हैं, 1 एंड 3। अब आपको कोड्स में से सही ऑप्शन चुनना है, 1 एंड 3, करेक्ट आंसर 1 एंड 3। द एमएनसी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज में? तो यहां पे जो आंसर हमारा होने वाला है वो है अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। कौन सी कंट्रीज में? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। आगे बढ़ते हैं, इज ए ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो है फॉरेन, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड is a trade between different countries of the world. Identify the term with the help of following features. जो following features दिए हुए हैं उससे आपको term पता करनी है कि कौन सी term की बात हम कर रहे हैं। It is an international standard used to determine whether an adult person is undernourished or not. It is an important way to understand the level of nutrition a person takes. It is calculated by weight in kg/height in meters. कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और ये क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा वेट है किलोग्राम में, मान लीजिए एक मैंने एग्जांपल अगर लिया कि 70 kg का कोई व्यक्ति है और उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 170 को 1.70, फिर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 2.89, इसका स्क्वायर हो गया 2.89 स्क्वायर मीटर। डिवाइड करेंगे तो आता है 24.22, इसको डिवाइड करने के बाद 24.22 आता है। अब ये 24.22 जिस भी व्यक्ति का है, ये जो व्यक्ति है 70 kg का जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, न तो वो अंडरवेट है, न तो अंडरनरिज्ड है और न ही ओवरवेट है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारा BMI 18.5 से लेकर के 24.9 तक आता है तो ये नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। इससे नीचे अगर आ गया, 18.5 से कम हो गया तो अंडरनरिज्ड या अंडरवेट। इससे ज़्यादा हो गया 30 तक, 25 से लेकर 30 तक, तो उसको हम कहते हैं ओवरवेट। और अगर 30 से भी अधिक हो गया तो उसको बोलते हैं ओबेस, ओबेसिटी का शिकार, जो मोटापे का शिकार होता है व्यक्ति। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट दी हुई है और साथ में पार्टी कब बनी, एक तरफ पार्टी की लिस्ट है और दूसरी तरफ कौन से ईयर में वो पार्टी फॉर्म की गई थी उसके बारे में है। लिस्ट में देखेंगे, लिस्ट 1 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम यूजुअली जानते हैं TMC के नाम से, और जैसे ही TMC का नाम आता है तो बंगाल का नाम आता है, और जैसे ही बंगाल का नाम आता है तो ममता दीदी का नाम आता है, ममता बनर्जी, जिनको दीदी के नाम से अधिक जाना जाता है, ममता दीदी। अब ये पार्टी कब फॉर्म की गई? इसके सामने लिखा 1984, जो कि गलत है। TMC फॉर्म की गई थी तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 में। कब? 1 जनवरी 1998 में। दूसरी पार्टी देखते हैं और इसके बारे में मैंने आपको बताया
इसकी फाउंडर भी ममता बनर्जी हैं और सुप्रीमो भी ममता बनर्जी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फॉर्म की गई? सबसे पहले ये जान लीजिए, ये फॉर्म की गई थी 26 दिसंबर 1925 में। कब फॉर्म की गई? 26 दिसंबर 1925 में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय। आगे बढ़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिसको फॉर्म किया गया था 14 अप्रैल 1984 में। कब? 14 अप्रैल 1984 में ये फॉर्म की गई थी। कांसी राम जी ने इसको फॉर्म किया था। और इसकी जो सुप्रीमो है, बसपा सुप्रीमो, उनका नाम मायावती है। लास्ट देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी तक आपको कोई सही नहीं मिला, कोई भी कॉलम ए और बी, लिस्ट 1 और 2 मैच नहीं करती, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि यही लास्ट ऑप्शन ही सही है। अब इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी फॉर्म की गई थी 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1980 को। और इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे, सबसे पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वो पार्टी बनाई थी। अभी जो सुप्रीमो है इस पार्टी के, उनका नाम है जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा। पार्टी की नींव रखने वालों की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और साथ में LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 13, Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the moneylender to meet the expenses of cultivation, hoping that the harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails. Though Swapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the moneylender and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt trap. She has to sell a part of the land to pay off the debt. Now the question, in this case, Swapna is facing which type of problem? You can easily answer. This is all about debt trap. Question number 14, find out the incorrect option. Coming together federations include the USA, Switzerland and Spain. अब इसी ऑप्शन में आपको इनकरेक्ट मिल गया। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और स्पेन, बेल्जियम, इंडिया ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो यही आपका हो गया इनकरेक्ट। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड स्पेन। अगर यही ऑस्ट्रेलिया होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? यू कैन इजीली आंसर इट। ये है आयरन ओर, जो बैकबोन है। In the given question, two statement assertion A and reason are given. Read the statements and choose the correct option. Assertion: in Belgium there is mutually acceptable arrangement for sharing power. Reason: the leaders realize that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Codes: both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Correct answer. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Now, section C, जो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। एक्सट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे अलग अलग चैप्टर से, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, सिविक्स से और इकोनॉमिक्स से। इन चारों बुक्स से एक एक एक्सट्रैक्ट मिलेंगे और हर एक्सट्रैक्ट पे आपको 4 क्वेश्चंस होंगे MCQ। द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and stronger. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom would strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of the European powers who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1515 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. A series of states were set up
on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Now, 4 MCQs. Which of the following statements correctly describe about European conservative ideology? Preservation of beliefs introduced by Napoleon, preservation of two sects of Christianity, preservation of socialist ideology in economic sphere, preservation of traditionalist belief in state and society. Correct answer, preservation of traditionalist beliefs in state and society. Identify the purpose to convene the Vienna of Congress in 1815 from the following options: to declare competition of German unification, to restore conservative regime in Europe, to declare war against France, to start the process of Italian unification. Correct answer, to restore conservative regime in Europe. What did conservatives focus on at the Congress of Vienna? क्या focus था उनका? To re-establish peace and stability in Europe, to establish socialism in Europe, to introduce democracy in France, to set up a new parliament in Austria. Correct answer, to re-establish peace and stability in Europe. How did the Congress of Vienna ensure peace in Europe? Select the appropriate option. With the restoration of Bourbon dynasty, Austria was not given the control of northern Italy, laying out a balance of power between all the great powers in Europe. Correct answer, laying out a balance of power between all the great powers in Europe. सबको कुछ ना कुछ हिस्सा फ्रांस का दे दिया गया था. नाउ 24th वन जो आपका ज्योग्राफी सेक्शन से है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures. In India, it was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. Export of manufactured goods expands trades and commerce and brings in much needed foreign exchange. Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. Now questions. Manufacturing industries fall in which sector? Secondary sector. Agriculture, primary sector. Correct answer, secondary and primary. Manufacturing provides job opportunities to reduce dependence on agriculture. Identify which sector of the following jobs belong to. यहाँ आपके सामने गारमेंट प्रोडक्शन है. गारमेंट प्रोडक्शन जहाँ प्रोडक्शन आ गया, इंडस्ट्री आ गई, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी थर्ड पे है, यहाँ हम लिखते हैं 3. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये क्वाटरनरी सेक्टर है, यहाँ हम लिखते हैं 4. बैंकिंग टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, तो हो गया आपका 2. अब बचता है आपका माइनिंग जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है. तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या हो गया? 3 4 2 1. यहाँ पे हम खोजेंगे कि कौन सा हमारा 3 4 2 1 है. ये हो गया हमारा बी 3 4 2 1. Which of the following options does not help in modernizing agriculture? Providing unskilled labor force. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, providing unskilled labor force. In order to attract foreign manufacturing firms, a country needs to develop क्या? Infrastructure facilities. Now 25th one. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. Some people think that democracy produces less effective government. It is, of course, true that non-democratic rulers are very quick and efficient in decision making and implementation, whereas democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So some delay is bound to take place, but because it has followed procedures, its decision may be both more acceptable to the people and more effective. Moreover, when citizen wants to know if a decision was taken through the correct procedure, they can find this out. They have the right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency. This factor is often missing from a non-democratic government. There is another aspect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. People's right to choose their own rulers is called right to vote. Which of the following options helps in promoting transparency in the governance? Right to information, RTI. Makes the government legitimate. Free and fair elections.
तभी लीगल गवर्नमेंट बनती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। Decisions in democracy are more acceptable to the people because they are taken after following due processes. 26th one from economics. Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. Ford Motors came to India in 1995 and spent 1,700 crore to set up a large plant near Chennai. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. By the year 2004, Ford Motors was selling 27,000 cars in the Indian markets, while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, and Brazil. The company wanted to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. Now, questions. The passage given above relates to which of the following options? Correct answer: foreign investment. According to the given passage, Ford Motors can be termed as a multinational company MNC based on which of the following options? Production of different types of automobiles. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. Largest automobile manufacturer in the world. ये भी नहीं है. Because of large scale exports of cars across globe. नहीं. Industrial and commercial ventures across globe. Yes. Correct answer: industrial and commercial ventures across globe. By setting up their production plants in India, Ford Motors wanted to, क्या करना चाहता था वो? Tap the benefit of low cost production in large market. Ford Motors wished to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe is an evidence of promoting local industries of India. नहीं, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं. Merging trade from different countries, supplying jobs to factory workers in India, ये भी नहीं है. Interlinking of production across countries. Correct answer: interlinking of production across countries. नाउ लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, जो 5 मार्क के हैं उसको देख लेते हैं हम पहले. क्वेश्चंस 32 फर्स्ट, 32 का 1 2 पार्ट में आएगा, 32 1 एंड 32 2. Two places A and B have been marked on the given outline map of India. Identify them and write their correct names on the lines drawn near them. Indian National Congress session at this place in 1927. 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता है. कहाँ पे? ये होता है मद्रास में, तमिलनाडु में, 1927 में. महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स. जब इंडिगो प्लांटर्स आ गया तो चंपारण, बिहार. 2 आपको मिल गए, ए और बी मार्क करना है. इसमें आपके मैप में मार्क मिल जाएगा, ए और बी वहां पे लिख देना है आपको. अब बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें से कोई 3 आपको करने हैं. ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल्स. राणा प्रताप सागर डैम, नमरूप थर्मल प्लांट, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विशाखापत्तनम पोर्ट एंड नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट. अब थोड़ा सा आपको अगर ये पता हो कि ये कहाँ पे हैं, किस स्टेट में हैं, तो आप आसानी से मार्क कर पाएंगे. राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? राजस्थान में. नमरूप थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये आसाम में है. बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो ये आपका कर्नाटका में मिलेगा. विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, नरोरा यूपी. अब देख लेते हैं ये चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसे आपको करना है. ये आप देख सकते हैं, मैंने एक मैप पे सारा दिखाया हुआ है. सबसे पहले आपको फर्स्ट का ए देखना है, ये मद्रास हो गया आपका, ये मार्क किया हुआ है. उसके बाद फर्स्ट का बी आएंगे तो यहाँ पे ये चंपारण हो गया, चंपारण बिहार, बिहार में चंपारण हो गया. अब आएंगे अन्य चीज़ों पे, जो बाकी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन मैंने सब सॉल्व किए हुए हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है आपका राणा प्रताप सागर डैम. राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, ये रहा. फिर आएंगे नमरूप थर्मल पावर प्लांट, ये आसाम में है, तो ये रहा नमरूप थर्मल पावर प्लांट. फिर बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, STP शॉर्ट फॉर्म में, ये हो गया. कहाँ पे है ये है आपका कर्नाटका में. फिर आगे बढ़ेंगे विशाखापत्तनम पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट ये रहा आंध्र प्रदेश में. और उसके बाद जो लास्ट है नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ है नरौरा? ये रहा यूपी में. तो इस तरह से आपको कोशिश करना है कि कैपिटल लेटर में लिखना है, और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप फुल मार्क पाएंगे.